इससे पहले की क्लास में हमने नदर्न माउंटेन के बारे में डिस्कशन किया था आपसे। आज हम भारत के उस दूसरे हिस्से की बात करेंगे जहाँ भारत की सर्वाधिक घनी आबादी निवास करती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट नदर्न प्लेन, विशाल उत्तरी मैदान जिसे हम कहते हैं। तो ये मैप हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ तक हमने बात की थी हिमालय तक की, ये पूरी पहले डिस्कशन कर चुके हैं हम। आज हम इस ग्रीन वाले हिस्से की बात करेंगे जिसे हम उत्तरी विशाल मैदान कहते हैं। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो आपको दिख रहा है कि हिमालय और ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इन दोनों के बीच में एक चौड़ी सी पट्टी, ये ग्रीन कलर की जो दिख रही है, ये हमारा उत्तरी विशाल मैदान है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। यहाँ हमने पहले भी पढ़ा था कि ये जो हिमालयन माउंटेन, इसकी जो सबसे दक्षिण वाली श्रेणी है जिसको हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं, उस शिवालिक श्रेणी से ये जो उत्तरी मैदान है, हमने उससे पहले भी पढ़ा था एक फॉल्ट जिसे हम कह सकते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जिसको हम HFF का नाम दिया था हमने पहले, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। उस फॉल्ट से ये उत्तरी मैदान शिवालिक श्रेणी से अलग है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा जो है वो हम यूँ कह सकते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश के बीच में ये हिस्सा लोकेटेड है, जिसका विस्तार अगर हम यहाँ देखें तो ये राजस्थान और ये पंजाब से लेके कहाँ तक गया हुआ, आसाम तक। तो इसका अगर हम डिटेल डिस्कशन करें तो आगे के स्लाइड में आप देखेंगे ये पूरा जो हिस्सा है जिसको हम नदर्न प्लेन कहते हैं, वो जो लोकेशन आपने देखी है उसी के बारे में डिस्कशन ये है कि इसको हम सतलज गंगा प्लेन भी कहते हैं। कभी कभी इसको जब हम पाकिस्तान में प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी को जोड़ लेते हैं तो उस पूरे हिस्से को मिला के इसे हम इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। यहाँ हम सतलज गंगा इसलिए कहते हैं कि इसका अधिकांश भूभाग जो है वो सतलज तथा गंगा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं आसाम में, तो वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इन तीनों नदियों को, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों तथा इनके सहायक जो नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों से इस विशाल मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ है, जो विश्व की कुछ जो उपजाऊ मैदान है, कांप मैदान जिसे कहते हैं, लिखा हुआ एलुवियल प्लेन, ये विश्व के कुछ उपजाऊ मैदानों में से एक मैदान है जिसे उपजाऊ मैदानों में नाम दिया जाता है पो वैली जो इटली की है, इसी तरह से इरावती जो थाईलैंड की है। कई जो मशहूर घाटियां हैं, नदी घाटियां हैं, उनके बराबर की उर्वरा शक्ति इस मैदानी भाग की मिट्टियों में पाई जाती हैं। उसका कारण यह है कि ये वो भूभाग है जहां आमतौर पे हर साल नए नए एल्यूवियम का डिपोजिशन होता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ दो तरह के एल्यूवियम पाए जाते हैं जिसको हम खादर और बांगर कहते हैं। तो खादर एल्यूवियम खासतौर से वो नया एल्यूवियम है जहाँ बाढ़ आती रहती नदियों में, और उसकी वजह से ये पूरा हिस्सा उपजाऊ बना रहता है। तो परिणाम स्वरूप यहाँ सबसे ज़्यादा कृषि भी होती है और पॉपुलेशन का यानी जनसंख्या का घनत्व भी इस मैदानी भूभाग में पाया जाता है। ये बात हम कह चुके हैं कि हिमालयन माउंटेन और पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत तथा उत्तरी हिमालय प्रदेश के बीच में इस मैदानी भूभाग की स्थिति है। और अगर हम इसका विस्तार देखें, जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा था, तो इसका विस्तार पंजाब से लेकर आसाम तक, यानी जहाँ से सतलज शुरू होती है और जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार एक धनुष के रूप में है, जिसको हम बो कहते हैं, धनुष। एक धनुष के रूप में इसका विस्तार पंजाब से लेके आसाम तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इस पूरे मैदानी भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 7.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 7.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जाहिर है एक बड़ा विशाल भूभाग है। अगर इसकी प्रकृति को हम देखें तो जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो अगर हम आसाम की तरफ देखें, यहाँ इसकी चौड़ाई जो है लगभग 150 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं पंजाब हरियाणा तक पहुँच के इसकी चौड़ाई लगभग
किलोमीटर की चौड़ाई में ये हो जाता है। यानी ये मैदानी भूभाग, जैसा कि अभी हमने मानचित्र में भी देखा था, कि वो जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। ये 150 किलोमीटर की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर की चौड़ाई में बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि इसका विस्तार जो है वो पश्चिम की तरफ बढ़ता जाता है। इसीलिए पश्चिमी जो मैदानी भाग है इसका, वहाँ जो है वो कृषि की दृष्टि से ज़्यादा विकास हुआ है। ये जो बात लिखी हुई है कि इसकी डेप्थ जो है, इसकी गहराई, यानी इस मैदानी भूभाग के मिट्टियों की मोटाई कितनी है, इसमें अलग अलग एरिया में अलग अलग मोटाई पाई जाती है। इसमें भी जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की तरफ देखते हैं वैसे वैसे इसकी मोटाई में वृद्धि होती जाती है। यानी इसके मध्यवर्ती भाग में भी सबसे ज़्यादा मोटाई पाई जाती है। तो ये देखा गया आमतौर पे 400 मीटर से लेके 2000 मीटर तक की मोटाई इस मैदानी भूभाग की मिट्टियों की है अलग अलग क्षेत्रों में। जब हम इसको समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ये विद्वानों ने कहा कि समुद्र तल से इस पूरे मैदानी भूभाग की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 250 मीटर यानी 250 मीटर के लगभग है। अब यहाँ एक बात आती है कि इतनी सारी बातें के साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि नदियों का दो हिस्सा है, एक हिस्सा वो है जो बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाता है और एक हिस्सा वो है जो अरब सागर में गिरता है। इसी के संदर्भ में ये कहा गया है, हम आगे के मानचित्र में देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, ठीक है, जो पूरा यहाँ गुजरात से लेकर और दिल्ली तक हैं, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, ये अरावली श्रेणियाँ ऐसी हैं जो इस भूभाग के जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनको दो हिस्सों में बांट देती है, यानी जल विभाजक का काम करती है। तो इसीलिए अरावली पर्वत श्रेणियों से पश्चिम की तरफ जो भी नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनका जल जो है वो अरब सागर में जाता है और उसके पूरब की तरफ जो नदियाँ हैं उनका जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में आके गिरता है। तो ये एक वाटर डिवाइड की तरह अरावली श्रेणी काम करती है बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, पश्चिमी और पूर्वी भागों में इस मैदान के। तो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था विशाल मैदानों के रूप में, और इसको हम जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इसका विभाजन किया जाता है कि हम अलग अलग भागों में इसके पार्ट्स को बांट के इसका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसका डिस्कशन हम आपको अगली क्लास में करेंगे। आज हम अपनी बात यहीं खत्म करेंगे। धन्यवाद।